पढ़ने वाले हैं गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी का। तो जीएस पेपर नंबर 3 में आपको आ सकता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, माओइस्ट क्या होता है और उसका नक्सलबारी क्या होता है। ये जो स्टार्ट होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है 1789 में। जो लोग किंग की नेशनल असेंबली होती है, जो लोग किंग की सपोर्ट में होते हैं उनसे बोलता है वो राइट आ जाओ। जो किंग के अगेंस्ट है, मतलब रिवॉल्यूशनरी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो रिवॉल्यूशन करने वाले हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो लेफ्ट में चले जाओ। इस बेसिस पे लेफ्ट और राइट विंग एक्सट्रीमिज्म बना था। उसके बाद जो राइट विंग वाले थे वो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं और एक तरह से नेशनल फीलिंग रखते हैं। तो आपको ये याद रखना है, तो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं और एक तरह से नेशनल वाली फीलिंग वो रखते हैं, नेशनलिज्म को बढ़ावा देते हैं। पर जो राइट विंग वाले होते हैं वो एक लिबरल होते हैं, कि मतलब उदारवादी लिबरल होते हैं, और इक्वलिटेरियन आइडियल, मतलब कि इक्वल, वो इनकी कहना है सबको जैसे इक्वल, जिस मात्रा में जिसको मिलना चाहिए सबको इक्वल मिलना चाहिए। तो ठीक है, तो इनमें थोड़ा डिफरेंस है राइट में और लेफ्ट में। तो ये आपका डिफरेंस है। आगे चलते हैं। अब वर्ल्ड वाइड में इसी नाम को, मतलब इसको और बढ़ाया किसने, वो बढ़ाया आपको माओ, आपको तैसे तुंग नाम है इनका। इन्होंने माओइस्ट, वर्ल्ड वाइड में हम जानते हैं माओइस्ट बोल दो या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोल दो, ठीक है ना। वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में आया, जो आपके ये आए लेफ्ट विंग राइट विंग, इसी को माओइस्ट ने और आगे बढ़ाया। फिर इंडिया में इस थॉट को अडॉप्ट किया गया, तो इससे नक्सलवादी बने। तो इसको अडॉप्ट किया गया। जो माउंट आपको तेंग्स ये हैं, तसे तुंग है, ये आपके जो होते थे, ये होते थे आपके, ये चाइना के होते थे, जिनकी कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में चलती है। तो ये चेयरमैन होते थे किस चीज़ के, रिपब्लिक जो आपकी है चाइना में है, 1949 से लेकर 1959 तक ये लीडर रहे हैं, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है। तो ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है और ये सब हो जाता है, तो इनको नाम आपको याद रखना है। इन्होंने ही माओइस्ट को आगे बढ़ाया, माओवादी नीति को, या फिर माओइस्ट उसे बोल सकते हैं, उसको इन्होंने ही आगे बढ़ाया है। अब इंडिया में इसी नाम को नक्सली दिया गया। और नक्सली क्यों दिया गया, क्योंकि नक्सल लिस्ट क्यों बने, क्योंकि एक नक्सल वाली जगह है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो वो क्या थे बेचारे, वो लोकल लैंड जो लॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट रहते थे, क्योंकि उनकी लैंड, जो लोकल लैंड वाले लॉर्ड्स थे उन्होंने कब्जा रखी थी या हैवियर टैक्स लगाया हुआ था, तो उनके अगेंस्ट वो रिबेलियन करते रहते थे। जो इनके लीडर थे नक्सलिस्ट के, कन्नू आपको सानियाल और जगन संथाल करके नाम था इनका। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या अपना लिया, इन्होंने माओइस्ट की नीति अपना ली। पॉलिटिकल उनसे मतलब कि सेंटीमेंट मिल गया, आइडियोलॉजी किसकी अपना ली, माओइस्ट की अपना ली इन्होंने आइडियोलॉजी। तो इसलिए इनको नक्सलिस्ट बोलते हैं, क्योंकि नक्सलबारी एरिया से बाहर निकल के आए हैं। तो आपको अब डिफरेंस पता लग गया। वर्ल्ड लेवल पे जाओगे तो आपको माओइस्ट को वर्ल्ड माओइस्ट बोलते हैं, फिर इन्हें ही लेफ्ट विंग बोलते हैं, इन्हें कोई, और इंडिया में देखोगे इन्हें नक्सलाइट बोलते हैं, क्योंकि नक्सलाइट ने क्या अपनाया था, इन्होंने माओइस्ट नीति को अपना लिया था, तो इन्हें ही माओइस्ट अंदर बोलते हैं। आगे चलते हैं। डॉक्ट्रिन क्या होती है माओइस्ट की, स्टेट जो पावर है उसे कैप्चर करो। कैसे करो, कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म इंसर्जेंसी, मतलब हथियार के बलबूते पे उस स्टेट को अपने कब्जे में ले लो, या मोबिलाइजेशन करो, या स्ट्रेटेजिक अलायंस करो मिलके और स्टेट को अपने कब्जे में रखो। जैसे चाइना में देखा जाता है कि स्टेट बहुत ऐसे, मतलब एकदम हर चीज़ को अपने कब्जे में रखती है। इवन कोई अंबानी भी होगा, कोई भी आदमी होगा, सबको अपने अंडर में रख के काम करवाएगी। तो इनकी नीति ऐसी रहती है। स्प्रेड हुआ, अब इसका बहुत, हमारी जो स्टेट है डिफरेंट स्टेट में इसका स्प्रेड हुआ। जो हमारे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, आपका तेलंगाना है, उसमें इसका बहुत फैलाव हो गया। बहुत जगह ये फैल गया इंडिया के ईस्ट वाले इलाके में, ईस्टर्न इंडिया में, स्पेशली उस रीजन में जो लेस डेवलप रीजन था इंडिया का, उसके अंदर ये फैल गया। क्योंकि डेवलपमेंट नहीं था, लोगों के पास काम नहीं था, ऊपर से लैंडलॉर्ड जो थे वो उन पर अत्याचार करते थे, तो उन्होंने माओइस्ट नीति को अपना लिया। माओइस्ट को एक लेवल प्ले फील्ड गेम मिल गया कि इनके हाथ में हथियार और पैसा दे दिया लोग माओइस्ट ने, तो उन्होंने नक्सलवादी ने हथियार पकड़ लिए। इसी सारे एरिया को रेड कॉरिडोर बोला जाता है। आगे मैप में दिखाऊंगा, देखो ये सारा एरिया है, ये झारखंड हो गया, ये आपका झारखंड हो गया, फिर नीचे छत्तीसगढ़ हो गया, नीचे तेलंगाना भी टच करता है, कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश का रीजन भी आता है। तो ये सारे में इसको रेड कॉरिडोर बोला जाता है, जिस एरिया में ये बहुत ज़्यादा है, तो इसी सबको रेड कॉरिडोर बोला जाता है। अब आगे चलो, तो रीज़न वाई, क्यों बने। एक तो ईजी टारगेट होता था इनको। माओइस्ट क्या करते थे, इनको हथियार देते थे और इनको
एम्यूनेशन देते थे और मनी देते थे, तो इनको पैसा मिलता था, तो इन्होंने हथियार उठा लिए, क्योंकि इनकी मजबूरी भी थी सरकार से लड़ना। लैंडलॉर्ड के खिलाफ सरकार कुछ करती नहीं थी, तो इनको सरकार भी सपोर्ट नहीं करती, तो इनको माओइस्ट ने सपोर्ट किया। और फिर ट्राइबल डिस्कंटेंट देखे गए, जैसे सरकार लेके आई फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, तो ट्राइबल की जो फॉरेस्ट थे ट्राइबल को बाहर निकाल दिया गया, मास डिस्प्लेसमेंट किया गया ट्राइबल पॉपुलेशन का, तो उन्हें और गुस्सा आया कि जो इनके एरिया उनसे बाहर निकाल रहे हो। और क्या रीज़न थे, जो हमारा गैप था इकोनॉमिक, जो सोशल इकोनॉमिक सिस्टम था, यानी कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था इनके एरिया में, लेस डेवलप एरिया थे, उसका रीज़न। फिर एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर देखा गया, जो एसेंशियल सर्विस होती हैं वो कभी नहीं मिली ही नहीं, तो उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर देखा गया। और हमारी सरकार भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज थी, ये हम सोशल इशू बेसिस पे लड़ें कि इन्हें सोशल इशू बेसिस दें, या हम सिक्योरिटी थ्रेट समझे, तो सरकार को समझ में नहीं आता था हमें क्या करना है, कैसे ट्रैक करना है, इन्हें सोशल इशू पे ट्रैक करना है कि इन्हें सोशल इशू मतलब जो इनके हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, वो प्रोवाइड करें, उसको अच्छा करें, या फिर हम सिक्योरिटी थ्रेट देख के इनसे लड़ें। तो सरकार भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ रहती थी। ये कुछ रीज़न है इस चीज़ के बढ़ने के कि नक्सलाइट बढ़ा। फिर आपने अटैक देखे होंगे अभी रिसेंटली जो 23 मार्च को 2021 में अटैक हुआ, उसमें बहुत सारे हमारे जवान शहीद हुए। और रिसेंटली सुकमा में आपने अटैक देखा होगा। तो ये सारे अटैक ही करते रहते हैं, पर जो इनकी इंसर्जेंसी है, मतलब अटैक थे, वो कई साल से कम होने स्टार्ट हो गए। तो यानी कि ये लग रहा है कि वो भी अब मेन लाइन में आने लगे हैं। कि गवर्नमेंट क्यों आने लगे हैं, कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए, जैसे आपका ग्रे हाउंड करके एक फोर्स बनाई। ये ग्रे हाउंड जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की गवर्नमेंट ने बनाई थी फोर्स। एक ये स्पेशलाइज फोर्स थी जो एंटी इंसर्जेंसी पे काम करती है, ऑपरेशन जो अगेंस्ट नक्सलाइट होते हैं। मतलब कि ग्रे हाउंड करके एक फोर्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की गवर्नमेंट ने, मतलब पहले एक ही था आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश ने एक फोर्स बनाई थी ग्रे हाउंड। 1969 के आसपास इसको बनाया गया था, शायद 89 को इसको बनाया गया था, ठीक है ना। तो उस फोर्स को बनाया था कि स्पेशली किसके साथ लड़ती थी, नक्सलाइट के साथ लड़ती थी, तो इसे ग्रे हाउंड बोलते थे। कुछ इसकी वजह से कम हुए। फिर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट वाले एरिया था उसमें मोबाइल टावर डेवलप किए, तो इम्प्रूव कनेक्टिविटी हुई, तो सरकार को ट्रेस करने पता लगा कि कौन कहाँ पे है, कैसे है, सब पता लगा। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लेके आए, कोई गरीबों में गरीब जो डिस्ट्रिक्ट होगी उसको मजबूत किया जाएगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड दिया जाएगा, तो इसकी वजह से थोड़ा कम हुए। फिर ऑपरेशनल ग्रीन हाउंड चला 2009-10 में, कि उसमें जो जो खतरनाक थे उनको कम किया गया। फिर एक स्ट्रेटजी लेके गवर्नमेंट, उसका नाम था समाधान। S for smart leadership, A for aggressive strategy, M for motivation and training, A for actionable insurgency, D for desk board based KPI मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, H for आपको हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, A for एक्शन प्लान, N for नो एक्सेस टू फाइनेंस। तो ऐसी स्ट्रेटेजी लेके सॉल्व करने की कोशिश करिए, सब चीज़ वहाँ पे ठीक हो जाए। कुछ वे फॉरवर्ड में कैसे काम करना चाहिए, जो सिक्योरिटी पर्सन होते हैं ना, उन्हें पीस और लविंग रहना चाहिए पब्लिक के साथ, वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेट करना चाहिए ऐसे इशू पे। जैसे छत्तीसगढ़ को हमारे साथ, झारखंड को सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो कोऑर्डिनेशन सब स्टेट का रहना चाहिए। फिर जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन उन्होंने बताया कि आपको ड्रोन का यूज़ करो, कि जो मिनिमाइज लॉस और लाइफ का मतलब लोगों की ज़िंदगी ना जाए, तो ड्रोन का यूज़ करो, कहाँ पे है ऊपर से देखने के लिए। तो इस सब चीज़ों का आप वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं। तो इतना ही था, आपको नक्सलाइट के बारे में बहुत प्रॉपर्ली समझ में आया होगा, कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, कब कब हुआ, रीज़न क्या है, कहाँ पे है, रेड कॉरिडोर किस एरिया को बोला जाता है जहाँ पे ज़्यादा है, डॉक्ट्रिन क्या है इनकी, नक्सलबारी में क्या डिफरेंस है, नक्सलिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि नक्सलबारी वेस्ट बंगाल में एरिया है, वहाँ से ये बने, वहाँ पे लैंडलॉर्ड के खिलाफ लड़ते थे, इनको हथियार प्रोवाइड करा दी माओइस्ट ने, तो उनकी साथ ही जुड़ गए, उनके सेंटिमेंटल आइडियोलॉजी अपनी अपना ली इन्होंने। तो माओइस्ट कौन थे, जो इनकी दिन थी, माओ तैसी तुंग की दिन थी, जो माओइस्ट नीति लेके आए थे। और लेफ्ट विंग कैसे बने, लेफ्ट विंग जो सपोर्ट किया था, जिन्होंने रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया था, उन्होंने किंग को सपोर्ट नहीं किया था, तो वहाँ से लेफ्ट विंग हो गई। मतलब कि राइट हैंड पे आ जाओ, जो सपोर्ट नहीं करते, जो रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, और जो राइट किंग को सपोर्ट करते हैं वो राइट हैंड पे आ जाओ। तो ऐसे राइट और लेफ्ट विंग बन गए थे, ये सारी चीज़ थी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी है प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच।